नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकाडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, मैं आपको भारतीय भूगोल अभी तक जितना भी पढ़ाया है मैंने सब भारतीय भूगोल के अंतर्गत ही पढ़ाया है। भारत का भूगोल, तो भारत के भूगोल में आपको पढ़ा रहा था भारतीय मानसून, भारतीय जलवायु। तो भारतीय जलवायु के क्रम में हमने आपको उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून और पश्चिमी विक्षोभ और जटधारा इतना सब बता दिया था। भारत में वर्षा कैसे होती है ये सब पढ़ा दिया था। 3 क्लास भारतीय मानसून के या जलवायु के पहले हमारे हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है साथियों तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक जो है ये भारतीय जलवायु के अंतर्गत ही है। ये चौथा क्लास है, आज भारतीय जलवायु का चौथा क्लास है। तो अभी जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ सब भारत का ही भूगोल है। विश्व का भूगोल जब मैं शुरू करूंगा तब आपको बता दूंगा। तो छोटा सा टॉपिक है चक्रवात। चक्रवात कैसे आते हैं, कब बनते हैं, किस दिशा में चलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चक्रवात के बारे में देखते हैं। और जिन लोगों ने हमारा भारतीय जलवायु का 3 वीडियो जो पहले हम पढ़ा चुके हैं नहीं देखा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। देखिए साथियों, मैं दक्षिण भारत इधर बना रहा हूँ। दक्षिण भारत, सपोज दैट ये दक्षिण भारत है, ठीक है। जो चक्रवात आते हैं समुद्र में ही आते हैं। अब उत्तर भारत तो बनाएंगे नहीं हम, दक्षिण भारत ही बनाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा और समझते रहिएगा। जरूरत जहां पड़े आपको, समझदार हैं आप, बड़े हैं, नोट भी करते चलिएगा। तो आप देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट पे जो है जो पहाड़ियां हैं और ये पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट पे भी जो है पहाड़ियां हैं। ठीक है। इधर आपका अरब सागर है, अरब सागर। और इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, ठीक है साथियों। और इधर ये हिंद महासागर है, हिंद महासागर। टॉपिक बहुत छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं। ये हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पे बनाना है चक्रवात। तो आप सभी लोग जानते हैं साथियों, जब सूर्य 21 जून जब होता है तो वो कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं 21 जून को। अब 21 जून के बाद में वो धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगती है। सूर्य के प्रकाश दक्षिणायन होने लगता है और फिर जा करके लगभग सितंबर तक या सितंबर के मध्य में या अंत तक वो लगभग विषुवत रेखा पर लंबवत सूर्य का प्रकाश पड़ने लगता है, विषुवत रेखा पर। अच्छा, इस क्रिया में एक बार तो सूर्य ऊपर गया और फिर ऊपर से मतलब उत्तर से फिर दक्षिणायन होने लगा। तो आप सभी लोग ये जानते हैं, हमने बताया था भी आपको, और आप जानते भी होंगे कि जो जल होता है वो देर से ठंडा होता है और देर से गर्म होता है। तो जब सूर्य उत्तरायण हो रहा था उस समय ये जो जल था ये हल्का हल्का गर्म होने लगा, लेकिन वही स्थलखंड बहुत ज्यादा गर्म हो गया था। तो पुनः जब सूर्य दक्षिणायन होने लगा, इस परिस्थिति में ये जो जल है, चाहे अरब सागर का हो, चाहे बंगाल की खाड़ी का हो, चाहे हिंद महासागर का हो, अत्यधिक गर्म हो गया। 21 जून के बाद से फिर सितंबर आते आते जब तक सूर्य दक्षिणायन हो रहा था ये अत्यधिक गर्म हो गया। बंगाल की खाड़ी हो, चाहे अरब सागर हो, चाहे हिंद महासागर हो। लेकिन वहीं पर आप बंगाल की खाड़ी को जब देखेंगे तो इधर चूंकि म्यांमार पड़ जाता है, ये जो बंगाल की खाड़ी है ये तीनों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, तो इसकी अपेक्षा ये ज्यादा गर्म हो गया।
अच्छा, एक चीज ये भी जानते हैं आप कि जहाँ ताप अधिक होती है, जहाँ ताप अधिक होता है वहां पर जलवाष्प हो जाते हैं। समुद्र में जलवाष्प हो जाता है। ताप अधिक होगा तो क्या होगा, ताप अधिक होगा तो वहाँ जो वायु रहेगी वो वायु ऊपर की ओर उठेगी हल्की होकर के, दाब कम हो जाएगा। तो जो समुद्र है ताप के कारण उसमें जलवाष्प बनता है और जलवाष्प ऊपर उठता है, ठीक, ऊपर उठता है। तो अब वहाँ की जब हवाएं ऊपर उठेंगी तो आसपास की जो हवाएं हैं, आसपास की जो हवाएं हैं वो क्या करेंगी, उनका स्थान घेरने के लिए तेजी से आएंगी। तो जब तेजी से आएंगी तो एक चक्रवात पैदा होता है यहाँ पर, और ये चक्रवात जो होता है, नियम है कि उत्तरी गोलार्ध में जो भी चक्रवात आते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई ऐसे चलती है, लेकिन जो उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात आते हैं, चक्रवात नाम ही चक्रवात है वो, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे चलते हैं और बहुत तेजी के साथ में, चक्रवात इसीलिए तो नाम है, बहुत तेजी के साथ में गोल गोल चक्रवात की तरह घूमते हैं वो। ये नियम है कि उत्तरी गोलार्ध में जो भी चक्रवात आएंगे, ये जो है चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज राउंड में आएंगे, ठीक। ज्यादातर चक्रवात महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर आते हैं, महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर, चाहे वो भारत में साइक्लोन कहते हैं, अमेरिका में हरिकेन कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, चीन में हो चाहे जो है चीन में हो चाहे चीन में उसको कहते हैं टाइफून, ठीक, समझिए। तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है, जलधारा गर्म होती है। महाद्वीपों के पूर्वी भाग में जलधारा गर्म होती है। आपने जलधारा अभी पढ़ा नहीं है लेकिन सुना जरूर होगा, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा, ये हम आपको पढ़ाएंगे, टॉपिक आएगा वो विश्व भूगोल में हम आपको पढ़ाएंगे। तो महाद्वीपों के पूर्वी भाग में जलधाराएं गर्म होती हैं और गर्म जलधाराओं में ही ताप जब अधिक होगा तो हवाएं ऊपर उठेंगी जलवाष्प बन बन के, ठीक। तो वहां पर उनका स्थान घेरने के लिए आसपास की हवाएं बहुत तेजी के साथ आती हैं और ताप चूंकि इतना अधिक हो जाता है कि हवाएं बहुत तेजी के साथ आती हैं और एंटी क्लॉक, ये नियम है उत्तरी गोलार्ध में, एंटी क्लॉक हवाएं आती हैं बहुत तेजी के साथ, तो ये चक्रवात का रूप ले लेता है। तो ये जब चक्रवात का रूप ले देता है तो अब बीच में इतना जगह, तो चूंकि जो केंद्र रहता है वो छूटा हुआ रहता है, जब कोई चीज चक्कर काटेगी या पानी हुआ जल चक्कर काटेगा तो बीच में ये सेंटर है, ये केंद्र है, यहाँ पे जो मनुष्य रहेगा उसको कुछ देर तक तो पता ही नहीं चलेगा कि चक्रवात आ रहा है, लेकिन बाहर विनाशकारी चक्रवात रहेगा, लेकिन ये केंद्र में उसको पता ही नहीं चलेगा कुछ समय तक, अगले कुछ घंटों तक, कि जो है चक्रवात भी है ये। लेकिन जब ये चक्रवात धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ेगा तब ये इसकी चपेट में आ जाएगा। अच्छा, चक्रवात जो है जो आते हैं, हमने आपको बताया था जेट धारा, एक जेट धारा मध्य एशिया में भूमध्य सागर के ऊपर से बहती है, क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह में, जमीन पर ये चलते नहीं है, जेट धारा जो होती है क्षोभ मंडल के ऊपरी सतह में, ठीक। और जो नीचे एक जो दक्षिण भारत पर जो ये जो जेट धारा चलती है, ये बंगाल की खाड़ी से, ये भारत के ऊपर साल भर चलती रहती है, साल भर चलती रहती है। किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम की दिशा में। और ये जो जलधारा थी ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में चल रही थी, उसकी बात हो गई खत्म, हमने बताया था आपको। लेकिन जो दक्षिण भारत में यहाँ बनती है, बंगाल की खाड़ी में जो जलधारा बनती है वो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ चलती है, ठीक है, और साल भर चलती रहती है। ये साल भर चलती रहती है जमीन से लगभग 6 से 12 किलोमीटर ऊपर, ठीक। तो अब इन्हीं के सहारे चक्रवात आ जाते हैं, इन्हीं के अंदर ये समेट लेते हैं चक्रवात को। चक्रवात जब आता है बहुत तेजी के साथ आता है और ये ऊपर सेंटर जो इसका होता है ऊपर इतना खाली रहता है, इसके ऊपर आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। जो भी बादल बनेगा, कपासी बादल बनेगा, काले मेघ कपासी बादल, ये इस सेंटर के इतर हटके यहाँ पर बनेगा, सेंटर के इतर हटके यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर, और भारी बारिश करेगा, ठीक है। लेकिन ये सेंटर खाली रहता है, सेंटर के ऊपर आसमान साफ रहता है
और हवाएं जो आती हैं वो सेंटर में थोड़ी जा पाती हैं, क्योंकि चक्कर काटते हैं चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज, तो हवाएं सेंटर तक नहीं आ पाती हैं। सेंटर के कुछ दूरी पर, लगभग 20 से 25 मीटर की दूरी पर, 20 से 25 मीटर या 15-20 किलोमीटर तक भी हो सकता है कि दूरी पर ही आकर के ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, क्योंकि ये चक्कर काट रहा होता है और पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर जटधारा के सहारे बढ़ रहा होता है। तो इसीलिए ज्यादातर चक्रवात जो है बंगाल की खाड़ी में ही आते हैं। हमने बताया ना, महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर, क्योंकि जलधारा वहां गर्म होती है। तो इसलिए जो पूर्वी भाग पर आएंगे चक्रवात, यहाँ बंगाल की खाड़ी की तरफ, उनकी दिशा ये होगी, उनकी दिशा पश्चिम की तरफ होगी, पूर्व से पश्चिम की तरफ। क्यों? क्योंकि जटधारा भी पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ चल रही है। उसी के सहारे ये चक्रवात पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ जाते हैं तेजी से। ठीक है, तो आपने निसर्ग का नाम सुना ही होगा। तो देखिए, तमाम ऐसे आते रहते हैं चक्रवात, ज्यादातर बंगाल की खाड़ी में आते, कभी कभार जो है अरब सागर में आते हैं। तो उनसे भारत के किसी भी क्षेत्र को नुकसान क्यों नहीं होता? इसीलिए नहीं होता कि ये जटधारा के सहारे ऐसे 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 ये इधर बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ जो चक्रवात आता है ये जटधारा के सहारे ऐसे ऐसे और भारत के पूर्वी तट पर काफी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे उड़ीसा हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, ठीक, तमिलनाडु तक भी ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं तटीय क्षेत्रों पे। क्यों? आप सभी लोग ये जानते हैं कि जो भी चक्रवात आते हैं समुद्र में, उनकी ताकत क्या होती है। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, ताकत उनकी, चूंकि ताप बहुत अधिक होता है और ताप बहुत अधिक होने से जो जल होता है वो जल वाष्प के रूप में गुप्त ऊष्मा लेके उड़ता है, तो गुप्त ऊष्मा इनकी ताकत होती है। अब जब यहाँ जल ही नहीं रहेगा, यहाँ पे स्थल भूमि पे, तब इनकी ताकत हो जाएगी खत्म। इसलिए चक्रवात आते हैं तटीय क्षेत्रों में नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाकर, और यहाँ पर इनका असर रहता है, हवाएं चलेंगी, आंधियां आएंगी, हल्का फुल्का बारिश होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान ये स्थलीय क्षेत्र में नहीं पहुंचाएंगी। यही तटीय क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा तबाही मचाती हैं और स्थलीय क्षेत्र में आने पर चक्रवात खत्म हो जाता है। तो ये हो गया चक्रवात। चक्रवात को मिलीबार में मापा जाता है। केंद्र में जो मिलीबार होता है वो थोड़ा कम होता है, और जैसे जैसे बाहर की ओर जाते हैं, मापते हैं, वो बढ़ता हुआ जाता है, क्योंकि हवाएं बहुत तेजी से ऐसे फैली हुई होती हैं, ऐसे देखिए, ऐसे फैली हुई होती हैं, तो केंद्र से बाहर की ओर जाने पर इनकी ताकत बढ़ती जाती है। ठीक, तो इनकी ताकत है गुप्त ऊष्मा, जो जल से इन्होंने लिया है। ताप के कारण, ताप अधिक है, तो जब ताप अधिक रहेगी तो कोई भी जल होगा वो जल्दी से अपना जो है जलवाष्प के रूप में उड़ जाएगा गुप्त ऊष्मा लेकर के। ठीक है, तो इनकी ताकत, जो चक्रवात होते हैं उनकी ताकत गुप्त ऊष्मा होती है, और जैसे ही ये स्थल क्षेत्र में आते हैं, गुप्त ऊष्मा से ताकत मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ जल है नहीं, इसलिए चक्रवात तटीय क्षेत्रों पर ही बहुत ज्यादा तबाही मचाते हैं, और स्थलीय क्षेत्र पर आते आते उनका प्रभाव कम हो जाता है। और यहीं पर जो चक्रवात तो ज्यादातर आते हैं बंगाल की खाड़ी में ही, लेकिन एक आध अगर इधर आ गए तो ये नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम, तो ये इधर चले जाते हैं, भारत को कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं पाते। लेकिन जो भी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में आता है वो भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों में बहुत भारी तबाही मचाता है। तो ये हो गया चक्रवात। हमने बताया कि चक्रवात, एक चीज और जान लीजिए, महत्वपूर्ण चीज है, चक्रवात आने के लिए कम से कम तापमान जल का, जहां पर आया है चक्रवात, उस जल का तापमान कम से कम 27 डिग्री या 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। उससे कम होता है तो चक्रवात नहीं बन पाता। तो एक तापमान होता है निश्चित कि 27 या 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा, उसके ऊपर तभी चक्रवात बनेगा। ज्यादा, कम से कम इतना है, और ज्यादा कितना भी हो, जितना भी ज्यादा डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा उतना ही भयानक तूफान होगा। ठीक है, और हमने बताया कि चक्रवात का जो सेंटर होता है ना, उस सेंटर में ना ही हवा आ पाता है, क्योंकि उस सेंटर के बाहर ही कुछ दूरी पर वो ऊपर मुड़ जाता है ऊपर की तरफ,
तो ऐसे सेंटर ये खाली रह जाता है, और इस सेंटर जब ये खाली रह जाता है तो यहाँ का आसमान बिल्कुल साफ रहता है। सेंटर में अगर कोई व्यक्ति है तो घंटों तक उसको पता ही नहीं चलता कि चक्रवात भी आया है। तो जब चक्रवात बढ़ेगा, अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जाने लगेगा, मतलब पूर्व से पश्चिम दिशा में जाने लगेगा, तो ये आदमी तो चक्रवात के चपेट में आ जाएगा। लेकिन सेंटर की बात हम कर रहे थे, तो सेंटर के स्थान पे ऊपर आसमान खाली रहता है, साफ रहता है। जहाँ पर ये चक्रवात है सेंटर, वहाँ पर आसमान खाली है, लेकिन इसके बाहरी क्षेत्रों में उधर काली कपासी मेघ बनते हैं और बहुत भयानक वर्षा करते हैं आसपास क्षेत्रों में। ठीक है, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 2500 से 3000 किलोमीटर तक भी इनका दायरा हो सकता है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था चक्रवात का, जो भारतीय जलवायु के अंतर्गत ही आता है। तो इस टॉपिक को हमने आपको समझाया, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। बाकी और तो कोई खास बात नहीं है। ऐसे ही चक्रवात जैसे भारत में जब आते हैं तो उसको साइक्लोन कहा जाता है, चीन में आते हैं तो उसे टाइफून कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी आते हैं तो उसको विली विली कहा जाता है, हरिकेन। अमेरिका जो है ये फ्लोरिडा है, देखिए फ्लोरिडा ऐसे है। तो ज़्यादातर चक्रवात देखो ये महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, तो ये फ्लोरिडा में ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ये चक्रवात। तो अमेरिका के फ्लोरिडा के तट पर जो चक्रवात आता है उसको हरिकेन्स कहते हैं। तो जब विश्व भूगोल हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे जलधाराएं भी पढ़ाएंगे, चक्रवात भी पढ़ाएंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं विश्व भूगोल पर जब हम आएंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे। फिलहाल ये आपका भारत के ही भूगोल में ही चल रहा है, भारतीय जलवायु का ये चौथा पार्ट है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ाएंगे भारतीय भूगोल का ही वो टॉपिक रहेगा। अभी भारतीय भूगोल खत्म नहीं हुआ है आपका, जब तक खत्म नहीं होता है हम पढ़ाते रहेंगे। फिर भारतीय भूगोल खत्म करने के बाद हम विश्व भूगोल पे आएंगे। आप लोग निश्चिंत और धैर्य बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।